गुड मॉर्निंग क्लास 10। शुरू करते हैं हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिवीजन क्लास में गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। तो ये हमारा दूसरा है टॉपिक। हम लोग ने डिस्कस किया था पहले मौर्यन डायनेस्टी, अब ये दूसरा है गुप्ता डायनेस्टी। तो रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है। ना गुप्ता डायनेस्टी, सबसे पहले कि ये डायनेस्टी जो इमर्ज हुई थी, ये इमर्ज हुई थी एट द एंड ऑफ द कुशाना डायनेस्टी के एंड के बाद। तो कुशाना डायनेस्टी जो थी उसकी जब उनका पूरा डायनेस्टी जो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, उसके बाद जब ये ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया में कहा गया दैट 230 CE कॉमन एरा, 230 ईयर्स कॉमन एरा में जब उसकी नॉर्थर्न एरिया जो था पूरा का पूरा कुशाना डायनेस्टी का, वो उनके हाथ से निकलने लगा और धीरे धीरे वो साम्राज्य जो था नॉर्थर्न एरिया के अंदर वो पूरा पूरा उनके हाथ से निकल गया। अब वो डायनेस्टी टोटली डिक्लाइन होने लगी। तो वो पोर्शन जो था मोस्टली इट वॉज केम अंडर द रूलर शाका मुद्रा के अंडर में आया। तो शाखा मुद्रा ने जो थे 230 के बाद शाखा मुद्रा ने रूल किया। ये लगभग उन्होंने रूल किया जो है 250 ईयर्स, दैट इज 230 से 250 ईयर्स। तो इन्होंने 20 ईयर्स के आसपास उन्होंने रूल किया। और उसके बाद फिर गुप्ता डायनेस्टी जो एग्जिस्ट हुए वो आया कब, 275 CE। तो 275 से कॉमन एरा, CE से मतलब कॉमन एरा, तो 275 कॉमन एरा से शुरुआत हुआ गुप्ता डायनेस्टी का रूल करना। तो ये जो स्थापना किया, जो स्टैब्लिश की, जो नींव रखी गुप्ता डायनेस्टी की, ये रखा था श्री गुप्ता। तो श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। तो यहाँ पे जिस तरह से अंडरलाइन किया हुआ है कि 1 मार्क्स में क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो इजीली यहाँ पे जैसे श्री गुप्ता हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, तो ये यहाँ से आप आराम से इजीली बोल सकते हैं कि श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। तो ये थे फाउंडर्स। और ये प्रयाग प्रशस्ति जो थी, जहाँ पे मोस्टली जो भी चीजें होती थी, कोई भी किंग्स जो अच्छा काम करते थे वो प्रशस्ति के थ्रू उसको लिख के रख दिया जाता था। तो इसी तरह से प्रशस्ति में कहा गया है कि समुद्रगुप्ता वॉज हैज डिस्क्राइब हिमसेल्फ, कि समुद्रगुप्ता ने अपने आप को डिस्क्राइब किया एज अ ग्रेट ग्रैंडसन। तो ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ श्री गुप्ता। तो ये प्रूव हो जाता है कि श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। अगेन आफ्टर श्री गुप्ता, तो श्री गुप्ता के बाद उनके बाद उनका जो पुत्र बना वो कौन आया जो रूल किया, तो श्री गुप्ता के बाद घटोत्कच बिकम द गुप्ता रूलर एंड ही टुक। उसके बाद घटोत्कच जब ये आए तो इनको लोगों ने नाम, और इन्होंने अपना जिस तरह से महाराजा की तरह से लोगों ने कि हमारा महाराजा कौन है, तो इस तरह से ही हैज बीन एडोन्ड बाय द टाइटल महाराजा। फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज द सन ऑफ, तो ये किसके पुत्र थे, ये घटोत्कच के। तो आफ्टर घटोत्कच हिज सन, तो घटोत्कच के पुत्र जो थे चंद्रगुप्ता हैव बिकम द गुप्ता रूलर। तो गुप्ता रूलर्स के ये हो गए थर्ड पीढ़ी। तो पहला था श्री गुप्ता, फिर घटोत्कच, फिर आया थर्ड चंद्रगुप्ता फर्स्ट। सो ही ऑल्सो गेट द टाइटल ऑफ महाराजा धीराजा। तो इन्हें भी लोगों ने अडोन करके उनको प्यार से उनको जो नाम दिया गया, ऐसे उनके जो काम था उसके थ्रू भी, क्योंकि कर्म करते हैं अगर अच्छा तभी लोग आपको कुछ अच्छे से बताते हैं, नाम देते हैं। तो इसी तरह से ही बीन ऑल्सो गेन द टाइटल, ये कमाना पड़ता, गेन करना पड़ता कर्म के थ्रू। तो इनको भी दिया गया था महाराजा धीराजा। एंड ही मैरिड, इन्होंने शादी की थी लिछावा डायनेस्टी के प्रिंसेस जो थी कुमारा देवी से। सो ही गॉट मैरिड दैट प्रिंसेस कुमारा देवी। एंड इन द ईयर 319 में चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे, इन्होंने इनिशिएट किया एक नया युग का, एक नया एरा। तो जिसके कारण इस एरा को, इनकी जो शुरुआत थी, एक नया युग, एक नया शुरुआत किया, नया युग का नींव रखा। तो इस तरह से इनके गुप्ता पीरियड के समय से, तो गुप्ता फर्स्ट जो थे उन्होंने शुरुआत की, इनिशिएट की। तो इसके लिए नाम दिया गया ऐसा गुप्ता संवत, कि अब ये जो है कौन सा युग है, गुप्ता संवत। तो इस तरह से इट वॉज बीन नेम्ड बाय गुप्ता संवत। अरे शुरुआत किसने किया था, चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो अगर मान लेते क्वेश्चन आ जाता हु इनिशिएटेड गुप्ता संवत, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये भी हो गया। एंड हु गॉट मैरिड टू द प्रिंसेस लिछावा, तो कौन किसने शादी किया था, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने शादी की थी प्रिंसेस लिछावा की कुमारा देवी।
तो ये वेरी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है जो आपको अपने आप में ही बुक्स में जब आप रीडिंग करेंगे तो उसको आप टिक आउट भी कर लेंगे ताकि आपका ये लर्निंग भी हो जाए 1 मार्क्स के। और साथ साथ इस तरह से आपकी लॉन्ग आंसर्स की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अगर आपको पैराग्राफ पूरा सही से क्लियर हो जाता है तो। फिर आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद उनका पुत्र बना कौन? उनका पुत्र जो बना राजा वो था समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता जिसने पहले से ही इनिशिएट किया था प्रज्ञा प्रशस्ति में, उन्होंने बताया था दैट ही वाज अ ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ श्री गुप्ता। तो इसी तरह से यहाँ पर ही आ गए समुद्रगुप्ता। तो चंद्रगुप्ता फर्स्ट अपॉइंटेड समुद्रगुप्ता एज ए सक्सेसर। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने बेटे समुद्रगुप्ता को अपना सक्सेसर घोषित किया, मतलब कि उनके बाद राजा कौन बनेगा? समुद्रगुप्ता। ना समुद्रगुप्ता जब ये राजा बने तो इनका मेन आइडिया था, दैट वाज मेन इनिशिएट था कि पूरे मोस्टली इंटायर इंडिया को वो कंक्योर करेंगे, युद्ध से जीतेंगे और एक बनाएंगे। तो हिज आइडियल वाज कंक्योरिंग एंड यूनिफाइंग एंटायर इंडिया, कि पूरी इंडिया को वो लड़ाई के थ्रू कंकर करने के बाद उनको एक करेंगे, दैट वाज कंसोलिडेट करेंगे। तो जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेट करना, सबको मिक्स करके एक बनाने के बाद उसको रूल करना। तो इनका ये सपना था। सो ही एक्सपैंडेड, इसने अपना राज्य को गुप्ता एम्पायर में समुद्रगुप्ता ने इसको एक्सपैंड करना शुरुआत किया। दैट वाज सिग्निफिकेंटली ही एक्सपैंडेड गुप्ता एम्पायर एंड ही बिलीव्स इन इम्पेरियलिज्म, कि दूसरे राज्यों को उनको रूल के थ्रू, युद्ध के थ्रू उनको हराना और उस एरिया पे उनका खुद को रूल करना, उस साम्राज्य को, उस राज्य को वहाँ पे वो खुद रूल करे। तो दैट वाज इम्पेरियलिज्म व्हेन समवन एक्सटर्नल पावर रूलिंग कंट्रोलिंग एन एरिया। तो ये हो गया। तो कौन कंट्रोल करेगा? समुद्रगुप्ता कंट्रोल करेंगे। तो दैट वाज ही बिलीव्स इन दिस इम्पेरियलिज्म। तो इसे इस इम्पेरियलिज्म में वो रुचि थे, उनको इसमें दिलचस्पी थी और इसको उन्होंने फॉलो भी किया। हिज कोर्ट पोएट, जो इनकी कोर्ट में, उनके जो दरबार में जो कवि थे हरिसेन, इन्होंने भी डिस्क्राइब किया कि इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़ी है और मोस्टली अबाउट हिज विक्टोरियस, के युद्ध उन्होंने जीता है और मिलिट्री एक्सपेडिशंस बहुत सारी, और ये सब चीज़ों के बारे में रिकॉर्ड रखी गई है इलाहाबाद प्रशस्ति के अंदर। ये सारी रिकॉर्ड रखी गई है कि उन्होंने कितने सारे युद्ध किसके साथ किया था, एक्सपेडिशंस कहाँ कहाँ किया था। Now this record are also inscribed, और कहा जा रहा है ये रिकॉर्ड जिस तरह से इलाहाबाद प्रशस्ति में लिखा गया है वैसे ही वहाँ पिलर्स, जो अशोका का जो पिलर्स से एडिक्स किया गया था, उस पिलर्स में ऑन विच अशोका एडिक्स वाज इंस्क्राइब्ड, उन्हीं पिलर्स में इनके बारे में भी लिखा गया है। मतलब सेम पिलर्स हैज बीन यूज्ड, स्टार्टिंग में अशोका के लिए यूज़ किया था, फिर बाद में समुद्रगुप्ता को यूज़ किया, अपनी इंस्क्रिप्शंस वहाँ पे उन्होंने उसी पिलर्स में भी करवाई। तो इसी तरह से दोनों के बारे में उसी सेम पिलर्स में इंस्क्राइब किया गया। नाउ द रूलर्स एंड द कंट्रीज विच वर वॉन बाय समुद्रगुप्ता के अंदर जितने सारे राज्यों को उसने युद्ध के थ्रू उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, और जितना राज्य था, जितनी भी देश उन्होंने किया, तो उन सभी को उन्होंने डिवाइड किया इनटू 5 पार्ट्स। तो पूरा ऑल टुगेदर उनको यूनिफाई करने के बाद, कॉन्सोलिडेट करने के बाद, उन सभी को उन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, 5 पार्ट्स में। एंड दैट वाज द स्टेट ऑफ गंगा यमुना दोब्स, दोब मीन्स द लैंड बिटवीन द रिवर्स। तो ये हो गया। तो सबसे पहला गंगा यमुना दोब्स, फिर दूसरा आ गया द स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयस, जो हिमालयस है उसका ईस्टर्न एरिया, फिर ये दूसरा हो गया नंबर 2। फिर थर्ड द बॉर्डर स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न विंध्याचल रीजन्स, ये थर्ड हो गया। देन ईस्टर्न डेकन्स एंड द स्टेट ऑफ साउथ इंडिया, तो ईस्टर्न डेकन्स एंड द स्टेट ऑफ साउथ इंडिया, ये फोर्थ हो गया डेकन प्लेटोज के अंदर। एंड द फिफ्थ वन द शाका एंड द कुशाना, इनकी भी स्टेट्स इन्होंने मर्ज कर ली थी, दैट वाज इम्पेरियलिज्म। तो ये फिफ्थ हो गया। तो ये 5 एरियाज उन्होंने इस तरह से अपने एरिया को जब कन किया, कंसोलिडेट करने के बाद उसको डिवाइड किया 5 पार्ट्स में, सो दैट इट कैन इजिली बी रूल्ड, तब आराम से वो रूल कर सकेंगे एरिया वाइज। ये सारा चीज़ें जो उन्होंने किया, इट वॉज इन विटनेस वैन जो भी थी, जो फॉरेनर्स जितने सारे एम्बेसडर्स इंडिया में एंड फॉरेन ट्रैवलर्स जितने से, उनमें से एक थे स्मिथ। तो उन्होंने भी कहा कि समुद्रगुप्ता जो थे, ही हैज़ बीन कॉल्ड एज, उन्होंने उनको नाम दिया द नेपोलियन ऑफ इंडिया, कि जिस तरह से नेपोलियन ने इतना सारा एरिया को कन करते गए, इवन इंडिया में भी उन्होंने कन किया था,
उसके बाद तो उसने इंडिया के अंदर जो हुआ तो इस तरह से इंडिया में समुद्रगुप्ता को नाम दिया गया द नेपोलियंस ऑफ इंडिया। नाउ अगेन इलाहाबाद प्रोसेस थी इसमें जो लिखा गया था दैट ही हैज़ नेवर डिफीटेड एनी बैटल्स, कि इन्होंने इतना जो भी युद्ध लड़े उनमें से एक भी युद्ध उन्होंने हारा नहीं है। एंड ही हैज़ ऑल्सो अ वेरी पावरफुल नेवी, उनकी जो नेवी है वो बहुत पावरफुल है, और ये जिसके कारण वो स्ट्रांगली उन्होंने पूरे एरिया को कंट्रोल किया था। एंड थ्रू हिज विच ही हैज़ बीन स्ट्रेंथन हिज फॉरेन रिलेशंस, और जिसके कारण नेवी के कारण जितने सारे नीचे एरिया थे, जितने सारे मुल्क थे फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे अरेबियंस है, यहाँ इंडियन ओशन से नीचे यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से, तो ओशंस में बहुत सारे राज्य, ईस्टर्न में बहुत सारे कंट्रीज है, वेस्ट में है, साउथ में। तो इस तरह से नेवी के कारण स्ट्रांगली जो नेवी थी उसके कारण उन्होंने अपने रिलेशन जो थे फॉरेन कंट्रीज के साथ अच्छा बना के रखा। साथ साथ ये चीज़ भी क्लेरिफाई किया गया दैट समुद्रगुप्ता ने परफॉर्म किया था अश्वमेधा याजना, एंड उसके साथ साथ अश्वमेधा पराक्रम, इनकी छवि जो थी, इसकी पिक्चर जो थी उन्होंने अपने कॉइन्स में भी डिस्क्राइब किया था। तो जिसके थ्रू ये प्रूव हो जाता है कि समुद्रगुप्ता जो थे उन्होंने अश्वमेधा याजना किया था। तो अश्वमेधा याजना वो होती है जहाँ पे वो याजना करते, पूजा करते हैं अश्व को, मतलब मोस्टली हॉर्स को जो है वो छोड़ दिया जाता है, और वो हॉर्स जिस एरिया से गुजरते हैं तो उसके पीछे जो है सेना भी रहती है। तो उस हॉर्स को अगर किसी ने उसको पकड़ लिया तो मतलब उसने चैलेंज कर दिया, अब उसे लड़ना पड़ेगा, और जिसने उसको नहीं पकड़ा, छोड़ दिया, तो उस तरह से इसका मतलब उसने समुद्रगुप्ता की जो थी सोवरेंटी, उनकी हुकूमत को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सो दैट वाज ही। तो ये बहुत कम राजा होते हैं जो अश्वमेधा याजना परफॉर्म करते हैं, तो इसी तरह से इन्होंने परफॉर्म किया था। एंड साथ साथ ही इज़ वेरी गुड इन फाइन आर्ट्स, कि ये बहुत ज़्यादा फाइन आर्ट्स में अच्छे थे, फिर ये अच्छे खासे एक्सपर्ट थे पोइट्स के अंदर, एक्सेलेंट पोइट, एंड ऑल्सो गुड इन म्यूज़िक्स। तो म्यूज़िक्स में, फाइन आर्ट्स में, पोएम्स में, ये सारा चीज़ें जो है ये प्रूफ विद द हेल्प ऑफ जो सोर्सेस मिला उसके थ्रू। इवन जो ये म्यूज़िक में उनका जितना ज़्यादा रुचि थी और एक्सेलेंस थे, बिकॉज ये पता चला बिकॉज ऑफ द इंस्क्रिप्शंस जो उसमें एक कॉइन में दैट ही वाज प्लेइंग एन हार्प, कि वो हार्प बजा रहे हैं, प्लेइंग एन हार्प, तो इससे पता चलता है कि दैट ही वाज वेरी गुड इन म्यूजिक्स ऑल्सो। साथ साथ दैट ही वाज अ वेल गुड विशर्स, और ये जो वर्शिप करते थे विष्णु को बहुत मानते थे। इसके अलावा बाकी और भी रिलीजियस जितने सारे थे सबको इक्वल रिस्पेक्ट के थ्रू ही देखते थे, लेकिन इनका जो था वर्शिप किससे करते थे, विष्णु जी को। फिर समुद्रगुप्ता के बाद उनके जो पुत्र बने वो कौन बना, चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड तो ये हुए समुद्रगुप्त के पुत्र, वाज द सन ऑफ समुद्रगुप्त। Now he was also got the title as देवा राजा of देवागुप्ता, इन्हें भी दिया गया नाम देवा राजा या फिर देवागुप्ता करके। तो इस तरह से अगेन ही वॉज बिन गॉड, ये अडोर करना होता है, मतलब उन्हें कमाना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, प्रजा जब खुश होती तो ही राजा को नाम देते हैं। सो ही ऑल्सो एक्सपैंडेड हिज एम्पायर, इन्होंने भी अपना एम्पायर को एक्सपैंड किया बहुत ज़्यादा। और इनका जो पॉलिसी था कि मैरिज अलायंसेस, कि राज्य से अपने दूसरे राज्य के साथ अगर शादी करते हैं तो उसका राज्य अपने आप अपने अंदर आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये था एक पहला, या फिर युद्ध के थ्रू, विक्टोरियस के थ्रू। तो ये दो नीति इन्होंने अपनाई थी और इसके थ्रू इन्होंने अपना एम्पायर को एक्सपैंड किया। सो ही गॉट हिज डॉटर, इनकी जो पुत्री थी प्रभावती, इन्होंने उनकी शादी करवाई थी वटाका किंग से, रुद्रसेन। लेकिन इनके मरने के बाद, किंग रुद्रसेन के मरने के बाद प्रभावती बिकम द एक्चुअल रूलर। और इन्होंने क्या किया, प्रभावती ने अपने छोटे बेटे जो थे यंगर, उनको बना दिया एज अ प्रिंस। लेकिन वो छोटा था तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा गया कि चंद्रगुप्त ने ही इनमें इसके अंदर पूरा का पूरा रूल किया वटाका किंगडम्स के अंदर। चंद्रगुप्त ऑल्सो ऑक्युपाइड, तो चंद्रगुप्त ने मालवा एंड गुजरात प्लेटो में भी इन्होंने ऑक्युपाई किया कॉन्कर करके। साथ साथ इन्होंने अपना सेकंड कैपिटल्स किसको बनाया, उज्जैन को बनाया था सेकंड कैपिटल्स। अगेन आफ्टर गेनिंग द विक्ट्री, जब उन्होंने शाखा के ऊपर अपने विजय घोषित किया, दैट वाज दिया द फॉरेन इन्वेडर्स, ये जो बहुत फॉरेनर्स थे जो इन्वेड कर रहे थे, घुसपैठ कर रहे थे, तो इन्होंने इनके ऊपर भी इनको युद्ध में हराया। एंड जिसके बाद इनको नाम दिया था विक्रमादित्य, इनको नाम दिया गया था एज ही गॉट द टाइटल विक्रमादित्य
बिकॉज ऑफ हिज विक्ट्री। इन्होंने शाका जो किंग थे उनको युद्ध में हराया था, इसके लिए। फिर उसके बाद कुमारगुप्ता महेंद्रगुप्त ये बने उसके नेक्स्ट रूलर्स आफ्टर चंद्रगुप्त सेकंड के बाद। तो आफ्टर चंद्रगुप्त सेकंड उसके पुत्र बने कौन? कुमारगुप्ता बिकम द रूलर। कुमारगुप्ता इज रिगार्डेड एज अ फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटीज। तो कुमारगुप्ता ने भी आर्किटेक्चर्स के अंदर, जिस तरह से समुद्रगुप्ता में बहुत सारी खूबी थी, उन्होंने आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर्स में, फाइन आर्ट्स में उन्होंने अपना काम किया। इवन इसने बहुत कुछ अपने राज्य के अंदर करवाया, फाइन आर्ट्स के अंदर, म्यूजिक्स में रुचि थे। तो उसी तरह से कुमारगुप्ता भी बहुत ज़्यादा उनके अंदर आर्किटेक्चर्स के अंदर बहुत सारे काम करवाए। एंड उसी तरह से उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई, regarded as the founder of the नालंदा यूनिवर्सिटी। Now his empire expanded, इन्होंने अपना empire को expand किया। That was west। सौराष्ट्र कहाँ है? वेस्ट में। एट बंगाल है ईस्ट में। तो वेस्ट से ईस्ट तक उन्होंने अपना राज्य को expand किया। एंड ऑल्सो ही गॉट इन द लास्ट डे ऑफ हिज रूल, जो रूलिंग कर रहे थे, तो इन्होंने भी जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनको फेस किया था, उनके साथ रिवोल्ट किया था। वो थे पुष्यमित्रा, उनके साथ। फिर कुमारगुप्ता के बाद आया स्कंदगुप्ता। ऑल्दो ही वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन, कहा जाता स्कंदगुप्ता जो थे बड़े बेटे नहीं थे कुमारगुप्ता के, लेकिन फिर भी ही बिकम द सक्सेसर ऑफ द किंगडम्स, फिर भी वो बने राजा। इट वॉज नोन फ्रॉम जूनागढ़ एडिक्ट्स। तो ये पता कैसे चला? तो ये चीज़ें जूनागढ़ जितने सारे एडिक्ट्स थे, जितना सारा सोर्सेस, क्योंकि जो सोर्सेस लिटरेसी सोर्सेस हमें जो मिली है, जो हिस्टोरियंस को मिली है, सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मोस्टली एडिक्ट्स के थ्रू मिली है। कुछ रॉक्स एडिक्ट्स थे, कुछ बुक्स लिखी गई थी फॉरेनर्स जो इंडिया में आए थे उनके समय में, उसके थ्रू पता चला। तो इस तरह से ये सब सोर्सेस के थ्रू पता चला। और तो स्कंदगुप्ता के बारे में पता चला जब जूनागढ़ एडिक्ट्स में वहाँ पे, तो वहाँ लिखा गया था रॉक्स एडिक्ट्स के अंदर कि स्कंदगुप्ता जो है उन्होंने क्या किया था, सुदर्शन लेक, ये लेक जो है सुदर्शन लेक मौर्यन चंद्रगुप्त मौर्य बनाया गया था मौर्यन डायनेस्टीज ने उस समय। तो इन्होंने उसको रिनोवेट किया, मतलब वो खराब हो गया था, उसको वापस से सही से नया एक रूप दिया गया। तो ये मौर्यन डायनेस्टी में बनाया गया था सुदर्शन लेक, उन्होंने स्कंदगुप्ता ने उसको रिनोवेट किया। Now it has been mentioned in Junagadh edicts that while ascending the throne, Skandagupta had to confront the deadly Hunus in the disguise of Malich. Finally, Skandagupta defeated the Huns. तो इस तरह से जब वो राज्याभिषेक, जब उनको राजा जब वो बनना चाह रहे थे और जब वो थ्रोन मतलब उनको बनाया जा रहा था, तो उनके बीच में रास्ता में रुकावट कौन था, कन्फ्रंट कौन कर रहा था उस समय? उसी समय इस यूनस ने आक्रमण किया। दैट वाज द फॉरेन इन्वेडर, जैसे शाखा, हुनस, ये सारे कौन थे? ये बाहर वाले सारे इन्वेडर्स थे, फॉरेन इन्वेडर्स। और ये जो कहा जाता है ये बारबेरियंस, जो डिस्गाइज इन मलिच, जिसे तौर तरीका पता नहीं, दैट वाज टोटली एकदम जंगली, जिस तरह से कहा जाता है वैसे ही। तो मलिच वो उस तरह से कहा गया कि टोटली वैसे ये लोग थे। तो उनसे उन्होंने कन्फ्रंट किया, उनके साथ युद्ध किया और बाद में स्कंदगुप्ता ने उसको डिफीट किया, फाइनली डिफीट दिया था ह्यूनस। अब ये जो क्वेश्चन जैसे यहाँ पे कि सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है कि गुप्ता डायनेस्टी इसके, अगर मान लो को पूछा गया व्हाट आर द वेरियस रूलर्स हु रूल इन द गुप्ता डायनेस्टी, वो क्वेश्चंस हो गए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड आता है वो द कल्चरल अचीवमेंट ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। व्हाट आर द कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? तो ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाती है। तो अचीवमेंट्स में क्या आ गया कि कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी में क्या क्या अचीवमेंट किया था। तो हमने अभी डिस्कस किया कि कुमारगुप्ता, समुद्रगुप्ता बहुत इंपॉर्टेंट थे, दोनों ही बहुत अच्छा काम किया था। तो इस तरह से ओवरऑल हमें पूरे सभी के बारे में बताना है। तो ये 4 मार्क्स के लिए तो ये क्वेश्चन अलग से आ जाता है, कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हम लोग उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग ने जो रूलर्स के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितने सारे रूलर्स थे उसके गुप्ता डायनेस्टीज के, वो सारे इस पर एक बार रिकॉल कर लेना आप। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वापस से शुरू करेंगे गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर, और वो हम लोग करेंगे डिस्कस कल्चरल अचीवमेंट। ठीक है, थैंक यू।